हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज मैं आपके साथ हूँ इस थर्ड वीडियो के लेके। दिस थर्ड वीडियो इज अबाउट मोटिवेशन एमसीक्यू। तो इस वीडियो को अंत तक देखें बिकॉज मैं आपके साथ ये एमसीक्यू बहुत ही अच्छे से शेयर करने वाला हूँ, डिस्क्राइब करूँगा सो यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड, मैंने टेलीग्राम पर अनाउंस किया है कि मैं आपके इस फेब मंथ को अच्छे से प्लान कर चुका हूं और आपको मैं कॉन्टीन्यूसली ऐसे नोट्स या कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू दूंगा जो कि आपके नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पर जोवियल साइकोलॉजी को सर्च कीजिए। एंड ऑल्सो ज्वाइन जोवियल लाइफ टेलीग्राम चैनल बिकॉज ये आपको बूस्टअप करने के लिए बनाया गया है। सो जस्ट ज्वाइन इट नाउ। लेट्स स्टार्ट। एंड मैं फर्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द टेंडेंसी टू ओवर ईट व्हेन फूड इज प्लेंटीफुल। मतलब जब भोजन पर्याप्त मात्रा में हो उस समय पे बहुत ज़्यादा खाने की जो हैबिट है, जो टेंडेंसी है, वो कहाँ से है। इस जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है। सो जस्ट एक मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, उसको आप इमेजिनेशन कीजिए, उसके बाद आप अपने आप ही आंसर फाइंड कर लेंगे। सोचिए कि जैसे मान लीजिए आप कुछ ऐसे समय से गुजरे हैं जब खाना नहीं हुआ करता था। मान लीजिए आप ट्रैवल पर जाते हैं और आपको खाना नहीं मिला और आप भूखे रहे, और उसके बाद अगर अचानक से खाना कहीं दिख जाएगा, मतलब पर्याप्त मात्रा में खाना रखा है, तो कहीं ना कहीं मतलब भरपेट खाने की एकदम से मन में लालसा आती है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, है ना। इसको इमेजिनेशन कीजिए। अब दूसरी बात को सोचिए, जैसे मान लीजिए प्री हिस्टोरिक टाइम पे जो हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे, तो उस टाइम पर भी जब खाना नहीं होता था, फिर इसके बाद जब उनको प्लेंटीफुल मात्रा में खाना मिला तो उन्होंने भरपेट खाया, है ना। इन चीज़ों को याद कीजिए। तो अब आप सोचिए कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। अगर आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए हैं तो निश्चित ही आप आंसर पता कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मस्ट कमेंट अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को सही से समझ पा रहे हैं, आप खुद से समझ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपकी थिंकिंग भी मेरे साथ चलती है। ओके, सो जस्ट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन ए। मतलब ये जो टेंडेंसी है, द टेंडेंसी ऑफ ओवर ईटिंग व्हेन फूड इज प्लेंटीफुल, दिस टेंडेंसी इमर्ज्ड इन आवर प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स एज एन एडेप्टिव रिस्पॉन्स टू अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ फीस्ट एंड फेमाइन। मतलब जब भूखमरी जैसी कंडीशन होती थी, तो या फिर उन्होंने जो इस कंडीशन को फेस किया है, तो कहीं ना कहीं मतलब उन चीज़ों के बदले में ऐसा ना हो, वो भयंकर से खाना खाने की, यानी मतलब ज़्यादा खाना खाने की हैबिट वो डेवलप हुई। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज राइट। नाउ द सेकंड question is that while weaving erotica, man and woman differ in the actively levels of which brain area। मतलब जब लोग इरोटिका देखते हैं एट दैट टाइम मैन एंड वुमेन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, या फिर उनका विच एरिया, ब्रेन एरिया उनका एक्टिव होता है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में बताऊं, जस्ट लुक। टेम्पोरल लोब, आप जानते हैं टेम्पोरल लोब इज रिलेटेड टू ऑडियो, है ना, वॉइस, आवाज़ से जुड़ा होता है। ऑसिपिटल लोब ये किससे होता है, आपके देखने से होता है, मैंने आई बनाया देखने से, और ये आपके हियरिंग से होता है, ऑडियो से होता है, ईयर बनाया। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ये भी आपके इस जो इरोटिका देखने के टाइम पे जो मेल और फीमेल में जो भी डिफरेंट एक्टिव लेवल होते हैं ब्रेन के, उससे भी नहीं जुड़ा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एमिगडाला। आपको ध्यान रखना है कि एमिगडाला इससे जुड़ा होता है। जब इरोटिका लोग देखते हैं तो मैन एंड वुमेन उस टाइम पे जो भी उसमें डिफरेंस होता है उनके ब्रेन अराउजल में जो भी चीज़ें हैं, तो वो आपके एमिगडाला से कनेक्ट होता है। आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। एमिगडाला के बारे में मैं आपको पहले वाले वीडियो में बताया था और भी कई बार बता चुका हूँ, और भी चीज़ें बताई थी। तो आज आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर आपको छोटा सा काम देता हूँ, आप रिहर्सल कीजिए, माइंड में याद कीजिए कि एमिगडाला और किस चीज़ से जुड़ा है, और कमेंट कीजिए। तो इसका जो भी है दैट इज द करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, दैट इज सेक्सुअल ओरिएंटेशन रिफर्स टू।
मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में, क्योंकि जब मैं पिछले वीडियो में एमसीक्यू डिफाइन कर रहा था तो उस टाइम पे एक टर्म आया था सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तब बताया था। अगर थोड़ा सा भी अच्छे से आपने सुना होगा तो आज बता दीजिए। आज यहाँ पर पूरा एक क्वेश्चन बनाया गया है सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके। सो सेक्सुअल ओरिएंटेशन की अगर आपको डेफिनेशन भी पता होगी ना तब भी आप बता सकते हैं। अगर पता है तो कमेंट कीजिए। बट नाउ मैं बताऊंगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन सी। सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब होता है अ पर्सन्स इंड्यूरिंग सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर जेंडर, यानी कोई पर्सन मतलब मेल के लिए अट्रैक्ट होता है कि फीमेल के लिए होता है, ये उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप ध्यान रखिए, जो टर्म होते हैं टर्म बेस्ड भी क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, सीधा डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, तो आप टर्मिनोलॉजी को भी इन्हेंस कीजिए, इंक्रीज कीजिए। और जो भी वर्ड्स होते हैं आपको जब उनके मतलब नहीं पता होते तो उनको कहीं पे लिखिए, शॉर्ट नोट में तैयार कीजिए। ये भी आप लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड देखा ना आपने, ऐसे ही क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फोर्थ। हंगर एंड सेक्सुअल मोटिवेशन आर अलाइक इन दैट बोथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाई, मतलब जो हंगर और सेक्सुअल मोटिवेशन है ये एक जैसे हैं और किस तरह से ये इन्फ्लुएंस होते हैं। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑप्शन ए, इंटरनल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, है ना। हंगर एंड सेक्सुअल मोटिवेशन दोनों इंटरनल फिजियोलॉजिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड एक्सटर्नल एंड इमेजिन्ड स्टिमुली से भी होते हैं, एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशन से भी हंगर और सेक्सुअल मोटिवेशन इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। तो अब सीधी सी बात है, फर्स्ट थ्री आर करेक्ट, ये तीनों सही है तो आप ऑप्शन डी को ही करेक्ट करेंगे, है ना। हंगर और सेक्सुअल मोटिवेशन इन तीनों चीज़ों के बेस पे इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे कि अगर कल्चरल की बात करूँ तो ये बिल्कुल सच है, कुछ ऐसे कल्चर होते हैं जहाँ पर लोग कम खाते हैं बिकॉज वो बहुत ही डेवलप्ड होते हैं। अभी क्वेश्चन आगे आने वाला है तब मैं इसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। एंड सेकंड, एक्सटर्नल एंड इमेजिन्ड स्टिमुली, कोई क्या सोचता है ना। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए आप जस्ट बर्गर के बारे में सोचें, पिज्ज़ा के बारे में सोचें, तो कहीं ना कहीं आप मतलब उस चीज़ को खाने का मन भी करते हैं बिकॉज यू इमेजिन दैट, है ना, आप उसको इमेजिनेशन करते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि आपके मार्केट में जो KFC हो या फिर जितने भी बर्गर किंग जो पिज्ज़ा जो भी बेचते हैं वो सब क्या करते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होर्डिंग्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आपके ब्रेन में उस पर्टिकुलर फूड आइटम की एक इमेज को सेंड करते हैं, आप इमेजिनेशन करते हैं और परचेज करते हैं, खाते हैं, है ना। तो ये ए बी सब सही है, तो आपका ऑल ऑफ दिस फैक्टर सही होगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिफ्थ। Which of the following is not typical of both anorexia and bulimia? एनोरेक्सिया और बुलिमिया के लिए समान तौर पे दोनों के लिए सही नहीं है, कौन से फैक्टर यहाँ पे बताना है। सो जस्ट मैं कल के वीडियो में आपको एनोरेक्सिया और बुलिमिया के बारे में बताया था, तो ध्यान रखिए एनोरेक्सिया संबंधित होता है आपके अंडर वेट से और बुलिमिया मतलब होता है ओवर ईटिंग से। तो आपको ध्यान रखना है कि इसने पूछा था कौन सा सही नहीं है, विच इज नॉट टिपिकल, नॉट, इस पे ध्यान दीजिए, नॉट टिपिकल। तो ये आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी से एनोरेक्सिया से या बुलिमिया से ABC ऑप्शन संबंधित हैं। बट जो ऑप्शन डी है, वेट सिग्निफिकेंटली एंड नोटिसेबली आउटसाइड नॉर्मल रेंज, ये आपके एनोरेक्सिया और बुलिमिया से के लिए टिपिकली मतलब सामान्यता ये उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि एनोरेक्सिया में कोई क्या करता है वो वेट कम करता जाता है और बुलिमिया में ओवर ईटिंग होती है। तो आप इनको पढ़िए और कल जो वीडियो में बताया था उसको रिमाइंड कीजिए, आप इसको समझ जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सिक्स्थ। वन शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज दैट। इंस्टिंक्ट थ्योरी मैंने आपको बताया था, सिगमंड फ्राइड ने कौन कौन से इंस्टिंक्ट दिए हैं ये बताया था, तो अगर याद आ रहा है तो कमेंट कीजिए। और अब इसमें पूछा है आज की एक शॉर्टकमिंग बताना, क्या कमी है इंस्टिंक्ट थ्योरी की। तो हमें ध्यान रखना है, इंस्टिंक्ट थ्योरी की प्रॉब्लम ये है कि इंस्टिंक्ट थ्योरी सभी तरह के ह्यूमन बिहेवियर्स को मतलब डिस्क्राइब नहीं करता है, इट सिंपली नेम्स दैम, उनके नेम को बताता है। सो जस्ट कीप इन माइंड वन शॉर्टकमिंग ऑफ द इंस्टिंक्ट थ्योरी इज दैट इंस्टिंक्ट थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर, है ना। आप खुद के बारे में सोचिए, इतने सारे बिहेवियर होते हैं कि सबके पीछे इंस्टिंक्ट काम होता है, नहीं होता है। सो दिस डज नॉट
एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर एंड इससे करता है सिंपली नेम्स करता है. सो दिस इज द ऑप्शन डी इज राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 7th. According to Master and Johnson, the sexual response of male is mostly likely to differ from that of female during. You know that Master and Johnson ने सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल के बारे में बताया था और उसको याद करने का ट्रिक सिंपल सा आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं. EPOR. ओके, मास्टर एंड जॉनसन एपोर. ओके, ऐसे मतलब जस्ट आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं. ई का मतलब होता है एक्साइटमेंट फेज, पी का मतलब होता है फैलिक फेज, सॉरी नॉट फैलिक, प्लेट्यू, एंड ओ का मतलब होता है ऑर्गेज्म, और लास्ट का आर का मतलब होता है रेजोल्यूशन. एक्साइटमेंट, प्लेट्यू, ऑर्गेज्म एंड रेजोल्यूशन फेज, ये 4 स्टेज हैं, साइकिल हैं. आप इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी सिंपल सा आपका ये भी पूछा जाता है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है ना. तो इसे ध्यान रखिएगा EPOR. नाउ आपको ध्यान रखना है कि मेल एंड फीमेल में जो आपका रेजोल्यूशन होता है, इसमें जो मेल का रेजोल्यूशन स्टेज होता है वो फीमेल से बहुत ही डिफरेंट होता है. वाई, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मेल का रेजोल्यूशन स्टेज होता है इसमें मेल रिफ्रैक्टरी पीरियड को फील करता है. रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब है कि रेस्टिंग पीरियड, और उस टाइम पे मैन दोबारा से अराउज्ड नहीं हो सकता है किसी अदर ऑर्गेज्म के लिए. सो दिस रेजोल्यूशन फेज इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल. इसको आप ध्यान रखना है. ओके, सो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, रेजोल्यूशन फेज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 8th and it is from the Maslow theory. मैस्लो, अब्राहम मैस्लो का नाम सुना होगा. उन्होंने नीड हायरार्की के बारे में बताया था और पिछले वीडियो में मैस्लो से संबंधित एक क्वेश्चन मैंने बताया था. सो नाउ इन दिस क्वेश्चन यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैस्लो ने जो नीड हायरार्की दी है उसमें कौन सा सही होगा. आप खुद से पता कीजिए, बट नाउ मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन डी. किसी इंसान को पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स की आवश्यकता होती है, उसके बाद सेफ्टी की आवश्यकता होती है, उसके बाद बिलोंगिंगनेस एंड लव की आवश्यकता होती है, उसके बाद स्टीम की, सेल्फ फुलफिलमेंट की, एंड सेल्फ ट्रांसटेंस की. ओके, सो दिस इज द करेक्ट स्टेज ऑफ मैस्लो हायरार्की, मैस्लो नीड हायरार्की. तो आप इसे ध्यान रखिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट. सो दिस वाज अबाउट मोटिवेशन कि मोटिवेशन में कितने कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं. मैं आपके साथ काफ़ी क्वेश्चन शेयर कर चुका हूँ, 2 वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ और ये आज का वीडियो बनाया, 3 वीडियो आपको मिलते हैं. तो अब आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, मैंने सभी को प्लेलिस्ट में सेटअप कर दिया है. एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी. प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ लाइक वीडियोस एंड शेयर वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स जिन्हें साइकोलॉजी पढ़ना है. तो थैंक यू, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में.